हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड बायोलॉजी से रिलेटिव कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बायोलॉजी में या बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो सारे सिलेबस लगभग जो है सेम होते हैं हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बस कुछ स्पेसिफिक जैसे जनरा अलग हो जाता है या कोई अलग एनिमल आपको कम ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रहते हैं और उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है ऐसी कौन सी संरचना है। पहला ऑप्शन है तारककाय, दूसरा है, यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ते हैं, पहला यहाँ पर सेंट्रियोल है, दूसरा ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तीसरा है 70s राइबोसोम, चौथा है 80s राइबोसोम। तो आपको बताना है कि प्लांट में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल जो है वो मोस्टली किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, तो ये सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर मूव करके और दो केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो सेंट्रियोल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी देखो आप कि सेंट्रियोल के प्रेजेंस होने पर एनिमल में जो माइटोसिस होता है उस माइटोसिस को क्या कहते हैं, तो उसको एम्फीएस्टल माइटोसिस कहता है। क्या समझोगे आप लोग कि एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है वो किस प्रकार का माइटोसिस होता है, एम्फीएस्टल माइटोसिस होता है। क्योंकि यहाँ पे जो दो पोल बनते हैं सेल में, दोनों पोल पर सेंट्रियोल के द्वारा कुछ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है जिसको एम्फीएस्टल माइटोसिस कहेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रियोल इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपको मिल जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एम्बर इज ए फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ पर अंबर पूछा गया है। अंबर एक फॉसिलाइज्ड फॉर्म है इसका, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन, दूसरा है लीफ कोल, तीसरा है हार्डन रेजिनस सिक्रेशन और चौथा है स्यूडो फॉसिल। आपको बता दें कि जो एम्बर होता है, एम्बर में क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट हैं ऐसे, और ये प्लांट मान लो अपने सरफेस पर किसका सिक्रेशन करते हैं, तो रेजिन का सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पर रेजिन का सिक्रेशन करेंगे और आप देखोगे कि इस रेजिन में कोई भी इंसेक्ट अगर आकर के क्या हो जाए, इंटेंगल्ड हो जाए और इंटेंगल्ड होकर के प्रिजर्व हो जाए, तो वो फॉसिल के रूप में इस रेजिनस सिक्रेशन में क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। तो इस प्रकार बने फॉसिल को किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार बने फॉसिल को अंबर कहते हैं। किसको, इसको क्या कहेंगे, अंबर कहता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एम्बर एक क्या है, तो वो हार्डन रेजिनस सिक्रेशन होता है जिसमें फॉसिल्स प्रिजर्व होते हैं। चलिए अगला क्या देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे दो निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। यहाँ पे आप जो है पाइनस की बात करोगे तो पाइनस में आपको क्या मिलेगा, देखो पाइनस में आपको डॉर्फ सूट देखने को मिलता है और डॉर्फ सूट में क्या पाए जाते हैं, निडल लाइक लीफ पाए जाते हैं। मतलब निडल के जैसा क्या पाया जाता है, लीफ पाया जाता है, जिसको स्पर के नाम से भी जानते हैं। जिसको क्या कहते हैं, स्पर कहता है। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे डॉर्फ सूट की बात हो गई, अगर उसमें केवल एक ही निडल होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ जातियों में एक ही निडल होता है, किसी किसी में 2 होगा, किसी किसी में 3 होगा। ऐसे अलग अलग पाइनस की जातियों में
ये निडिल पाए जाते हैं ड्वार्फ सूट में। अब देखो आप, इसमें क्या पूछा गया है कि 2 निडिल किस में पाया जाता है, यानी यहाँ पर 2 निडल्स की बात हो रही है। तो ये पाया जाता है किसमें, तो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। किसमें पाया जाएगा, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। यहाँ पे ड्वार्फ सूट में कितने निडिल होते हैं, 2 निडिल होते हैं। चलिए अगला क्या है इसमें, चौथा क्वेश्चन है, ग्रेमिनी कुल में लॉर्डिक्यूल प्रतिनिधित्व करता है का। यहाँ पे पहली है पत्ती है, दूसरा सहपत्र है, पेडिसिल है और पेरियंथ है। आप देखो इसमें ग्रेमिनी कुल की अगर हम बात करें तो ग्रेमिनी कुल में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, सेपल्स और प्लस पेटल्स, इन दोनों की बात करें तो ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। सेपल्स और पेटल्स को अलग अलग नहीं देख सकते हैं आप, ये दोनों अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। और जिस संरचना को किस नाम से जानते हैं, तो जिस संरचना को यहाँ पर क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और जो पेरियंथ होता है, ये पेरियंथ जो है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। ये बहुत क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। और रिड्यूस्ड पेरियंथ को किस नाम से जानते हैं, तो उसको लॉर्डिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, लॉर्डिक्यूल्स। तो जो रिड्यूस्ड पेरियंथ होता है ग्रेमिनी फैमिली में, और उसको क्या कहते हैं, तो इसको लॉर्डिक्यूल्स कहते हैं। जो किसके द्वारा बनता है, तो वो पेरियंथ के द्वारा बनता है। और पेरियंथ क्या होता है, अनडिफरेंशिएशन ऑफ सेपल्स और पेटल से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन क्या सही लगाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कॉकरोच द इंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। टेंटोरियम की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉकरोच का हेड होता है, उस हेड में जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, यही एक्सोस्केलेटन जो है ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट होकर हेड में चले जाते हैं। और हेड में जाकर के ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, टेंटोरियम कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, टेंटोरियम कहेंगे। जो टेंटोरियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अटैचमेंट फॉर मसल्स के लिए। अटैचमेंट फॉर मसल्स, अटैचमेंट फॉर मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर देखो, द स्पर्मेटोजोइट्स ऑफ साइकस आर। अगर साइकस के स्पर्मेटोजोइट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ शेप इसका ऐसे होता है, इस तरह से। और इसमें आप देखोगे कि लगभग जो है 4 से 6 स्पाइरल बैंड पाए जाते हैं। 4 से 6 क्या पाए जाते हैं, इसमें स्पाइरल बैंड पाए जाते हैं। और प्रत्येक स्पाइरल बैंड पर लगभग हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, इस बैंड पर सीलिया पाए जाते हैं। तो ये किसका स्पर्मेटोजोइट्स है, तो ये स्पर्मेटोजोइट्स है किसका, साइकस का। तो साइकस का स्पर्मेटोजोइट का शेप कैसा है, तो ये टॉप शेप्ड है। टॉप शेप मतलब लट्टू के आकार का, तो ये टॉप शेप्ड है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, तो ये मल्टी सीलिएटेड होगा। कैसा होगा, मल्टी सीलिएटेड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो साइकस का स्पर्मेटोजोइड है वो लार्जेस्ट स्पर्मेटोजोइड है। मतलब एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में इतना बड़ा स्पर्मेटोजोइड्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता है। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी को देखा जाए तो सबसे बड़ा स्पर्मेटोजोइड किसका है, साइकस का। साइकस का ओव्यूल भी लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं। यहाँ पर किसकी बात आती है, रेडुला की। तो यहाँ पे हम रेडुला के बारे में बता दें तो जो रेडुला होता है पाइला का,
ये कैसा आर्गन है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेडुला होता है, रेडुला जो होता है वो ग्रेस्पिंग ऑर्गन है, यानी ये प्लांट की पत्तियों को खाने वाला ऑर्गन है ये। तो रेडुला कैसा ऑर्गन है? ग्रेस्पिंग ऑर्गन। ये मोलस्का के जंतुओं का कैरेक्टर होता है कि रेडुला पाया जाएगा। और रेडुला का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो रेडुला का शेप रिबन शेप्ड होता है। कैसा होता है? रिबन शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड। और इस रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर्स में जैसे आप देखो यहाँ पर ऐसे रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा। और इस रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर्स में आपको दांतों की पंक्तियां दिखेंगी। आपको क्या दिखेंगी? यहाँ पर दांतों की पंक्तियां दिखेंगी। तो दांतों की पंक्तियां ऐसे ऐसे यहाँ पर दांतों की पंक्तियां, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? ऐसे ऐसे दांत मिलेंगे। कितने दांत मिलते हैं एक पंक्ति में? तो आप कहोगे यहाँ पर 7 टीथ मिलता है। यानी रेडुला में जो दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं उसकी एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो 7 टीथ होते हैं। और 7 टीथ में आप देखोगे यहाँ पे एक तरफ जो है ये 2 किनारे किनारे पर होंगे, फिर एक जो है इसके बगल में, एक इसके बगल में, और एक बीच में होता है। तो इस तरह से इसका क्या बनता है? ये डेंटल फार्मूला बनता है। कितने दांत होते हैं? 7 टीथ होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे ये हिंदी है और आप इसको इंग्लिश वाला ये देखते हैं। यहाँ पे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको 2 लिस्ट को आपस में मिलाना है और नीचे कुछ कोड दिया गया है, उसको आपको सही करना है। देखो आप न्यूमार्फ की बात आती है। न्यू का मतलब होता है न्यू, और मार्फ का मतलब मार्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नए कैरेक्टर्स या नए बाह्य लक्षण वाले ऑर्गेनिज्म का बनना, वो क्या कहलाता है? ये न्यूमार्फ होता है। तो यहाँ पे देखो न्यूमार्फ का मतलब होता है प्रोड्यूस ए फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द बिल्ड जीन, मतलब बिल्ड जीन से डिफरेंट फिनोटाइप रखने वाला क्या बनता हो? कोई ऑर्गेनिज्म बनता हो, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूमार्फ। उसके बाद इपीस्टेटिक जीन। इपीस्टेटिक जीन का मतलब क्या होता है? ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क या हाइड कर दे। तो यहाँ पर मास्किंग या हाइड का क्या होता है? यहाँ पर इपीस्टेटिक जीन। आपको बता दें जो जीन दूसरे को हाइड करता है उसको एपिस्टेटिक कहते हैं, और एपिस्टेटिक जीन जिस जीन को हाइड करता है उसको हाइपोस्टेटिक जीन कहता है। चलिए कोडोमिनेंस की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि कोडोमिनेंस में क्या होता है कि एक ऐसा कैरेक्टर्स होता है जिसको 2 जीन मिलकर के क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस हो जाएगा। और ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक प्रकार का क्रोमोसोमल अबरेशन है, जिसमें एक क्रोमोसोम का पार्ट टूटता है, वो दूसरे क्रोमोसोम से जाकर जुड़ता है और दूसरे का टूटकर पहले में जुड़ता है। तो इस तरह से ये इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे। यहाँ पे पहले का तीसरा है, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, तो यहाँ पे ए का तीसरा, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एच, ये आरक्यू क्या होता है? तो आप देखो रेस्पिरेशन के दौरान यूज किया गया जो ऑक्सीजन है और फिर निकाला गया क्या होता है? यहाँ पे CO2 होता है। इसी को क्या कहते हैं? CO2 बटा O2, इसी को क्या कहते हैं? आरक्यू कहते हैं। CO2 बटा O2 को क्या कहते हैं? तो इसी को आरक्यू कहते हैं। अब देखो आरक्यू की अगर हम बात करें तो आरक्यू में आप देखोगे किसका आरक्यू पढ़ेंगे? अगर आप जो है शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू पढ़ोगे तो आरक्यू कितना हो जाएगा? 1 होता है। अगर हम किसका आरक्यू पढ़ेंगे? अगर हम किसका पढ़ेंगे? यहाँ पे प्रोटीन का। अगर प्रोटीन का आरक्यू पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? तो ये लेस देन 1 होगा। ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अगर हम फैट का भी क्या पढ़ें? अगर हम फैट का भी आरक्यू पढ़ें तो वो भी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और अगर हम इसका पढ़ें ऑर्गेनिक एसिड का,
ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड का जो आरक्यू है वो हमेशा क्या होता है, तो वो मोर देन 1 होता है। क्या होता है? मोर देन 1, मोर देन 1। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आरक्यू शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का लेस देन 1 होगा, फैट का भी लेस देन 1 होगा, ऑर्गेनिक एसिड का क्या होगा? मोर देन 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। आप डार्विन की बात करें तो डार्विन कौन थे? तो डार्विन की अगर हम बात करें तो डार्विन यहाँ पे इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन मानता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन। और 19वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे जो इवोल्यूशन पर काम कर रहे थे। आप लोग डार्विन के बारे में सुने होंगे। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने HMS बीगल नामक शिप यानी वर्ल्ड सर्वे शिप दिया था, जिसमें उन्होंने जो है गैलापागोस आइलैंड पर जाकर के फिंच बर्ड्स की वैरायटीज को देखकर प्रभावित हुए। उसके बाद मैल्थस का जो पॉपुलेशन पर एस्से लिखा था उसको इन्होंने पढ़ा। उसके बाद लिल का जियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था उसको भी पढ़ा। फिर वेलेस का भी चार्ट पढ़ा और फिर जाकर इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इन्होंने जिस बुक में लिखा था उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था क्या? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किताब का नाम क्या था? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब का नाम था। और ये कब पब्लिश्ड हुआ? तो आप कहोगे इसको 1859 में। 1859 में ये किताब का पब्लिकेशन हुआ, जिसमें उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है इसी को एक नाम से और दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जाना गया, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को किस नाम से दिया? तो किस नाम से दिया? तो उसको क्या कहा गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी था और उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? देखो क्या नहीं दिया गया ये आपको सिलेक्ट करना है। तो पेनजेनेसिस थ्योरी ये डार्विन के द्वारा दिया गया था, पेंजीनवाद बोलते हैं इसको। म्यूटेशन थ्योरी की बात करें तो इसको किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। ह्यूगो डिब्रीज की बात करें तो इन्होंने जो है क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी। और ह्यूगो डिब्रीज ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? तो एक प्लांट पर जिसको इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं, जिसका नाम क्या है? ओइनोथीरा, ओइनोथीरा लैमार्कियाना। ओइनोथीरा लैमार्कियाना जिसको क्या कहते हैं? इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं। तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और म्यूटेशन थ्योरी दिया था। और ह्यूगो डिब्रीज जो है ये रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलिज्म भी हैं। क्या है ये? रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलिज्म। आपको पता होना चाहिए कि मेंडल के कार्यों को फिर से खोजा गया था। 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था। कौन कौन से थे? कार्ल कॉरेंस थे, एरिक वान शेरमैक थे और ह्यूगो डिब्रीज थे। 1900 ईस्वी में रीडिस्कवरी हुई थी मेंडल के कार्यों की। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे डार्विन का पेंजीनवाद ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। एम्ब्रियो सैक किस भित्ति से घिरा होता है? आपको बता दें कि जब एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता किससे है? तो आप देखोगे ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? तो ओव्यूल के अंदर बनता है क्या? मेगा स्पोर बनता है। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? मेगा स्पोर बनता है। मियोसिस सेल डिवीजन से बनेगा। तो मेगा स्पोर किसके अंदर बनेगा? ओव्यूल के अंदर। अब इस मेगा स्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है, अब इसमें बार बार क्या होगा? माइटोसिस होगा। और जब इस मेगा स्पोर के अंदर, ये किसका वाल है?
तो ये वाल किसका है? मेगास्पोर का। अब आप देखो इसी वाल के अंदर इसका न्यूक्लियस क्या होगा? बार बार डिवाइड होगा, जिससे यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस ये बन जाएगा, 3 न्यूक्लियस यहाँ बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज हो जाएगा। तो टोटल कितना न्यूक्लियस बन जाएगा? 8 न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस तो यहाँ पर क्या बना लेते हैं? सेल बना लेते हैं, जिसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। इसको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल कहते हैं। और नीचे वाले में 2 को क्या कहते हैं? सिनर्गिड सेल। और बीच वाले को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। तो ये सिनर्गिड हो गया और प्लस क्या हो गया यहाँ पर? एग सेल सिंगल हो गया। और दोनों को एग ऑपरेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एग ऑपरेटस भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो सिनर्गिड सेल होता है इसमें एक ऑपरेटस पाया जाता है, जिसका क्वेश्चन मिल चुका है, जिसको क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस मिलता है किसमें? सिनर्गिड सेल में। अब आप देखो कि ये पूरा कंप्लीटली किसका निर्माण हो गया? एम्ब्रियो सैक का। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो वाल है, ये वाल किसका होगा? तो ये वाल मेगास्पोर का ही है। ये वाल किसका है? मेगास्पोर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको सबको पता है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। और लाइकेन जानते हैं आप लोग, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? सबको पता है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होता है किसका होता है? तो आप कहोगे यहाँ पर 2 होते हैं। एक होता है क्या? माइकोबायोन्ट। और एक क्या होता है? फाइकोबायोन्ट। एक क्या होता है? फाइकोबायोन्ट होता है। तो माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट का क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो लाइकेन, और लाइकेन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन ऐसी जगह पर नहीं उगते हैं जहाँ के एयर में पोल्यूशन होता है या जहाँ के एयर में सल्फर के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ऐसी जगह पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। Which of the following codons usually codes for valine but can also code for formulated methionine as initiator codon? यहाँ पे आपको देखना है कि एक ऐसा कोडान है जो जनरली किसको कोड करता है? वेलिन को। तो इनमें से वेलिन को कोड करने वाला यहाँ पर क्या होता है? GUG होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखोगे कि जो GUG होता है, GUG ये जो कोडान है ये किसके लिए होता है? तो ये वेलिन के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेलिन के लिए होता है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इस GUG को किसके रूप में यूज कर लिया जाता है? तो GUG को किसके रूप में यूज कर लिया जाता है? स्टार्ट कोडान के रूप में यूज कर लिया जाता है। और जब ये स्टार्ट कोडान के रूप में यूज किया जाएगा तो ये किसको कोड करेगा? तो ये जो है एफमेट को, किसको कोड करेगा? एफमेट मतलब फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करेगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि GUG जो है वो यूनिवर्सल किसको कोड करता है? वेलिन को। लेकिन प्रोकैरियोट्स में इस GUG को स्टार्ट कोडान के रूप में यूज किया जाता है जो फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है? समटाइम्स ए सिंगल जीन इफेक्ट प्रोड्यूस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट। मतलब एक जीन और उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट। तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस घटना को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अगर आप प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल देखें तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। आपको बता दें सिकल सेल एनीमिया जो है इसको पॉइंट म्यूटेशन या इसको मिस सेंस म्यूटेशन भी कहता है। तो सिकल सेल एनीमिया है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फेनिल कीटोन्यूरिया भी है।
कीटोन्यूरिया, ये क्या है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। उसके बाद मॉर्फन सिंड्रोम भी है, मॉर्फन सिंड्रोम। तो इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, प्लियोट्रॉपी का, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कोलंबा का पेक्टेन किसका बना होता है। यहाँ पर आप देखोगे पेक्टेन की बात करते हैं, तो पेक्टेन की बात करेंगे तो जैसे मान लो कि ये आई है और आई का ये कौन सा पोर्शन है, तो ये है कोरॉइड। तो ये जो कोरॉइड होता है ये अंदर की तरफ ऐसे चला आता है, कोरॉइड अंदर की तरफ ऐसे चला आता है यहाँ पर इस तरह से। और ये किस में आता है, तो आप कहोगे ये जो है विट्रस ह्यूमर में आता है। आई का पार्ट आप पढ़े होंगे तो उसमें विट्रस ह्यूमर मिलेगा। और ये जा करके किसको ब्लड की सप्लाई देने के लिए ये किसके पास चला जाता है, तो ये रेटिना के पास। किसके पास चला जाएगा, ये रेटिना के पास चला जाता है। तो आप देखोगे कि ये जो है कैसा होता है, ये एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो आप कहोगे कि ये कोरॉइड से निकलता है। किससे निकलेगा, कोरॉइड से निकलेगा। और देखोगे किसका और क्या कैरेक्टर होता है, ये कॉम्ब लाइक। और ये क्या करता है, ये जो है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को किसके पास भेजता है, तो आप कहोगे कि ये जो है रेटिना के पास। क्योंकि रेटिना जो है वो कैसा पार्ट होता है, नॉन वैस्कुलर पार्ट होता है। तो रेटिना के पास O2 और न्यूट्रिएंट्स भेजने का काम कौन करेगा, तो ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको हम पेक्टेन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, पेक्टेन कहता है, पेक्टेन कहता है। तो इस तरह। और ये पाया किस में जाता है, तो ये पाया जाता है किस में, ये कुछ बर्ड्स में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। तो ये पेक्टेन हो जाएगा। तो पेक्टेन किसका मॉडिफिकेशन या किससे बनता है, तो ये कोरॉइड से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, मतलब प्लस हो जाएगा, एंड अदर इज नाइदर हार्म और ना, यानी प्लस और जीरो। प्लस और जीरो का अगर रिलेशनशिप आता है तो उसको कमेंसलिज्म कहता है। तो इसको क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड। यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप पूछा गया है। आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और इस प्रोड्यूसर पर कौन डिपेंड होता है, तो आप कहोगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पर कौन डिपेंड होगा, तो आप कहोगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे टर्सेरी या टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रोड्यूसर का कंज्यूमर के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो फीडिंग हैबिट के लिए या भोजन के लिए होगा। तो जिससे क्या बनेगा यहाँ पर, जिससे यहाँ पर फूड चेन बनेगा। क्या बनेगा, फूड चेन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड चेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहाँ पर रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया। आप देखो रेड ड्रॉप इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये किसने किया, किसने जो है इसका स्टडी किया, इमर्सन ने। यहाँ पर इमर्सन ने जो है रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रेड और इंफ्रारेड लाइट का यूज करके और पता लगाया था कि दोनों प्रकार के फोटो सिस्टम जब इन्वॉल्व होंगे तभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये इमर्सन ने इसको प्रूव किया। चलिए अगला क्या है इसमें, व्हिच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए किसका यूज, किस प्रकार के वुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका नाम क्या है, सोरिया रोबिस्टा। सोरिया रोबिस्टा को क्या कहते हैं, तो इसको साल या साखू कहते हैं। तो इसका यूज रेलवे स्लीपर्स में होता है। मधुका इंडिका की बात करें तो ये महुआ है। ये क्या है, ये महुआ का पेड़ है, ये महुआ है। मोरस अल्बा की बात करें तो ये क्या है, तो मोरस अल्बा क्या है, ये मलबेरी प्लांट है। और मलबेरी तो फेमस है किसके लिए, तो मलबेरी फेमस है क्योंकि इस पर एक इंसेक्ट होता है जिसका लार्वा इसी की पत्ती को खाता है। और जिस इंसेक्ट का नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोराई।
क्या नाम है? बाम्बिक्स मोराई। और बाम्बिक्स मोराई के द्वारा कौन सा सिल्क मिलता है? तो मलबेरी सिल्क, जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। तो यहाँ पे बाम्बिक्स मोराई भी होंगे, इनके बारे में भी आप जान लेंगे। तो यहाँ पे सोरिया रोबिस्टा को रेलवे स्लीपर के रूप में यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, अभी ये क्वेश्चन मिला था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी हमने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि इन्होंने जो है क्या कौन सी थ्योरी दी थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। वेलेस की बात करें तो इनका अल्फ्रेड रसेल वेलेस नाम है, इन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ही दिया था। सेम आइडिया बिल्कुल डार्विन के जैसा। अगस्त वीजमैन की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। इन्होंने अगस्त वीजमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो जर्म प्लाज्म थ्योरी। और जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है किसकी थ्योरी को गलत साबित कर रहा था? तो यहाँ पर ये लेमार्क की थ्योरी को गलत साबित किया जा रहा था, क्योंकि लेमार्क ने कॉन्सेप्ट दे दिया था क्या? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दे दिया था लेमार्क ने। तो अगस्त वीजमैन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, केवल जर्म प्लाज्म में ही कोई परिवर्तन होगा तो वही वंशागत होगा, बाकी सोमेटोप्लाज्म में कोई परिवर्तन होने से वंशागत नहीं होगा। तो अगस्त वीजमैन, इन्होंने चूहे की कुछ पीढ़ियों का भी अध्ययन किया था, पूंछ को कट करके, और जनरेशन टू जनरेशन उनको ब्रीड कराते रहे, लेकिन किसी भी नई जनरेशन में बिना पूंछ वाले चूहे नहीं मिले। तो ये अगस्त वीजमैन की कहानी है। हर्बर्ट स्पेंसर, इनके बारे में आपने क्या देखा? इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको बताया था। तो इस तरह से हम इसमें टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगले 20 क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको फिर से डिस्क्रिप्शन के साथ हम मिलेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को देख करके और क्वेश्चन के साथ साथ या उससे रिलेटिव चीज़ों को भी आसानी से समझ पाते होंगे।